हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 से आगे समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 53 में देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ब्रिंग चेंज इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें से किसकी वजह से पॉपुलेशन के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, अब देखिए दो ऑप्शन में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, मॉर्टेलिटी और फर्टिलिटी में। और डाउट कहाँ पर होगा? डाउट होगा माइग्रेशन और जनरेशनल लेंथ के बीच में। अब देखिए माइग्रेशन भी नहीं होगा, माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? देखिए अगर एमिग्रेशन होता है या ई माइग्रेशन होता है, दोनों केसेस में क्या होगा, आपका जीन पूल इफेक्ट होगा। आपका जीन पूल क्या होगा? इफेक्ट होगा। ठीक, अगर कोई आपके पॉपुलेशन से बाहर जाएगा या फिर आपके पॉपुलेशन में कोई इंटर होगा, माइनस या प्लस, दोनों केसेस में क्या होगा, जीन पूल इफेक्ट होगी। तो इससे क्या होगा, जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आपके पॉपुलेशन की वो इफेक्ट होगी। लेकिन जनरेशनल लेंथ की वजह से कि दो जनरेशन के बीच में गैप कितनी है, इस वजह से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जनरेशनल लेंथ। ओके, 454 में देखिए आपसे पूछ रहा है टीथ इज मेड अप ऑफ कोर मिनरलाइज्ड टिश्यू कार्ड। हमारा जो टीथ है वो एक कोर मिनरलाइज्ड टिश्यू का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डेंटिन। ओके, स्पेलिंग होगी DENTIN। ओके, अब देखिए ये क्या है, सीमेंटम, इनामेल एंड पल्प। इसके बारे में समझने के लिए चलिए थोड़ा सा टीथ की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। ओके, टीथ की एनाटॉमी जानते हैं। तो ये देखिए ये हमारा टीथ है। अब ये पार्ट जो है ये गम के अंदर है, ठीक है, जो हमारी जॉ के अंदर है। ये जो पार्ट जो जॉ के अंदर होता है हमें नहीं दिखाई देता, इसको क्या बोलते हैं? टीथ का रूट बोलते हैं। मिडिल पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको नेक बोलते हैं। और ये जो अपर पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट आपको दिखता है, जिसको आप कहते हो हमारा टीथ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्राउन बोलते हैं। ठीक, अब हमारी जो टीथ है इस पर 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स पाई जाती हैं। किसमें? कितनी? 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली लेयर होती है इनामिल की। इसको ये देखिए ये इसलिए जानना ज़रूरी है, हो सकता है कभी आपको सीक्वेंस पे लगाने को दे दिया जाए कि जो इंपॉर्टेंट लेयर्स हमारी टीथ की हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो सबसे ऊपर इनामिल होती है, इनामिल के बाद डेंटिन होती है, डेंटिन के बाद पल्प होती है, एंड पल्प के बाद लास्ट लेयर किसकी होती है? सीमेंटम की होती है, सीमेंटम। ओके, अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनामिल की। जो लेयर है, एक बार फिर से यहाँ पर मैं एक टूथ ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारी टूथ की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ठीक, जो कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उससे इनामिल हमारी टीथ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो ये आउटर मोस्ट लेयर में कौन होती है? इनामिल। इनामिल जिसका बना होता है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। ओके, ये जो आप पूछो कि मैम ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, तो देखिए जो क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक, तो हमारा इनामिल इसका बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? टूथ डिकेइंग जो बैक्टीरिया हो उनसे हमारी टीथ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये इनामिल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। ओके, अब इसके बाद जो लेयर आती है, तो ये लेयर जो है, ये जो मैं ब्लू दिखा रही हूँ, ये डेंटिन है। ओके, अब देखिए ये जो डेंटिन लेयर है हमारी, ये किसकी बनी होती है? जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक, ओके, और जब जो है ये लेयर इनामिल की लेयर हट जाती है, ठीक है, टीथ से इनामिल की लेयर हट जाती है, तो हमारा जो डेंटिन होता है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। और तब जो है टीथ में कैविटी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद जो लेयर आती है वो होती है पल्प की लेयर है। ये किसकी लेयर है? पल्प की। ठीक है, और ये जो पल्प की लेयर होती है, इसी में हमारे क्या होते हैं? नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर क्या है? पल्प की लेयर है। ठीक, और इसी में क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहीं से आपके ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि टीथ में दर्द है। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ मेरे टीथ में दर्द हो रहा है। ठीक, तो यहाँ जो ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाती हैं? आपके ब्रेन तक पहुँचाती हैं। ओके, इसके बाद देखिए बात करते हैं चौथी लेयर की, जो कि सीमेंटम है। आप देखो तो ये जो हमारा डेंटिन, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो हमारी वेसल्स नीचे की तरफ जा रही है, ब्लड वेसल्स वगैरह, इनको कवर करने का रूट में, क्योंकि ये हमारे गम के अंदर हैं, तो इनको जो कवरिंग का काम करता है, कवर करने का काम करता है, ये कौन करता है? ये करता है आपकी सीमेंटम लेयर करती है। ओके, तो सीमेंटम क्या करता है? आपके रूट कवर्स योर टूथ रूट। ठीक है, आपके टूथ के रूट को कवर करता है। और इसके साथ ही ये क्या करता है? टूथ को फॉर्मली जॉ में एंकर करने में, ठीक है, जॉ के अंदर टूथ को फॉर्मली एंकर करने में क्या करता है? वहाँ पर भी हेल्प करता है। ओके,
ओके, सो आई होप आपको सारी लेयर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? इनामल होती है। इनामल के बाद कौन सी लेयर आती है? डेंटिन की लेयर आती है। डेंटिन के बाद पल्प होता है जिसमें सारे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टूथ की किस लेयर में जो है कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, तो किस में होते हैं? पल्प में होते हैं। और कौन कौन सी लेयर है जो डेंटिन या फिर टूथ रूट को कवर करती है, तो कौन करता है? और एंकर करने में तो वो सीमेंटम है। ओके, सो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सिम्बल्स कंप्राइज द धौलावीरा साइन बोर्ड। जो धौलावीरा में साइन बोर्ड मिला था, इसके पहले क्वेश्चन कैसे आया था एक PYQ कि कहाँ पर साइन बोर्ड मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। धौलावीरा कहाँ की साइट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। ओके, वहाँ पर पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन बोर्ड कहाँ से मिला था। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो साइन बोर्ड मिला था उसमें कितने सिंबल, तो कितने सिंबल थे? 10 सिंबल थे। और उसमें से भी 4 सिंबल जो थे वो क्या था? रिपीट हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो और अगर जैसे एक एक स्टेप या अंदर ही जाके क्वेश्चन कर रहे हैं डीप जाकर, तो अगर ये पूछ सकते हैं तो 4 सिंबल जो थे वो तो कैसे थे? सर्कुलर फॉर्म में थे और वो क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। ओके, 56 क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए आपसे पूछ रहा है इन विच टाइप ऑफ एक्सकवेशन टेस्ट पिट्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। किस तरह के एक्सकवेशन में हम लोग टेस्ट पिट्स यूज़ करते हैं? देखिए टेस्ट पिट्स, या फिर इसका एक नाम और क्या है? इसका एक नाम है ट्रायल ट्रेंच। ट्रायल ट्रेंच, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉन्डेज। ठीक है, ये 3 नाम है आपको याद रखना है। टेस्ट पिट तो है ही, इसके साथ ट्रायल ट्रेंच और सॉन्डेज। अब ये होता क्या है? देखिए जब हम एक्सटेंसिव एक्सकवेशन से पहले, ठीक है, आप कोई बहुत बड़ा एक्सकवेशन करने जा रहे हैं, उसके पहले जब हम किसी एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए डिगिंग करते हैं, तो वही क्या है? टेस्ट पिट है। ठीक, मतलब एक तरीके की क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या है? एक रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पर करने की जब कोशिश करते हैं, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग करने की कोशिश करते हैं किसी एरिया की, उसके फुल फ्लैश एक्सकवेशन से पहले, तो वो क्या है? टेस्ट पिट है। वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंटली क्या यूज़ करते हैं? टेस्ट पिट्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वर्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 देखिए 57 में आपसे पूछ रहा है who said there is no such thing as private archaeology and no individuals should act in a, यहाँ पर है manner such that the public right to knowledge is unduly endangered or destroyed। देखिए हो सकता है, देखिए हम ऐसी डेफिनेशन जल्दी याद नहीं करके जाते पहली चीज़ ना एग्जाम में, और बच्चों को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें जो हिंट दिए जाते हैं इसमें उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज प्राइवेट आर्कियोलॉजी। मतलब जो भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करता है? प्राइवेट आर्कियोलॉजी को क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि प्राइवेट आर्कियोलॉजी के जैसी कोई चीज़ नहीं है, और हमें पब्लिक राइट टू नॉलेज पे फोकस करने की बात कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये किसको सपोर्ट कर रहा है? पब्लिक आर्कियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइवेट आर्कियोलॉजी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मतलब ये पब्लिक आर्कियोलॉजी से जुड़े हैं। अब यहाँ पर जितने भी नाम हैं, अगर आप इसमें देखो, चार्ल्स आर मैकगिन्से जो हैं, इन्होंने ही टर्म यूज़ करा है, पब्लिक आर्कियोलॉजी का टर्म यूज़ है, और ये डेफिनेशन भी क्या है? इन्हीं की है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? चार्ल्स आर मैकगिन्से। ओके, सो जो भी डेफिनेशन दी जा रही है उसमें देखिए कि टर्म, उसमें वर्ड देखने की कोशिश करिए तो कई बार आपको हेल्प। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइन वर सीन ऑन ऑस्ट्रिच एक्सेल्स एट पाटनी। मैंने आपको बताया था कि पाटनी में जो है, पाटनी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वहाँ पर से क्या मिला था? ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स मिले थे। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है वो जो एक्सेल मिले थे उस पर डिज़ाइन किस तरीके थी, तो कैसी डिज़ाइन थी? क्रॉस हेज ऐसी। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पिक्चर भी मिल जाएगी। ठीक, ऐसी डिज़ाइन थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है विच ऑफ द डेटिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद बैटलशिप कर्व। अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। अगर अभी आप जाके डेटिंग खोलोगे, डेटिंग वाला वीडियो मेरा, वहाँ पर मैंने ऐसे बैटलशिप कर्व वर्ड लिख कर रखा है। किसमें? सीरिएशन। मैंने आपको बताया कि सीरिएशन में बैटलशिप कर्व फॉर्म होते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए आपसे पूछ रहा है आउट ऑफ 243 रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटका हाउ मेनी ऑफ देम हैव पेंटिंग। देखिए भीमबेटका में कितने रॉक शेल्टर है? 243 है। मैंने आपसे कहा था कि इसके जो अलग अलग रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, और देखिए वहीं से एग्जैक्टली क्वेश्चन आए। आपसे पूछ लिया है कि उसमें से कितने में पेंटिंग है, तो कितने में पेंटिंग है? 133 में क्या है? पेंटिंग्स है। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से आपसे पूछ रहा है द रिजल्टेड कोर ऑफ लेवल्यूशन टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज। अब मैंने ऊपर इसका आंसर आपको बता दिया है, टॉर्टोइस कोर लेवल्यूशन कोर में बनता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल पर्पस टूल। ठीक है, इसमें से कौन सा एक स्पेशल पर्पस टूल है? तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्क्रैपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछ रहा है द एविडेंस ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बरियल
वो आर एसोसिएटेड विद विच कल्चर, ठीक, कि जो फर्स्ट ह्यूमन बरियल का एविडेंस है वो किस कल्चर से मिलता है, ठीक। तो फर्स्ट ह्यूमन बरियल की जब बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, निएंडरथल की, ठीक है, कि निएंडरथल पाया गया है कि सबसे पहले उन्होंने बरियल प्रैक्टिस की थी, और ये किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, निएंडरथल, मॉस्टेरियन कल्चर से। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मॉस्टेरियन कल्चर। ओके, 64 में देखिए आपको अरेंज द फॉलोइंग पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस को क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आ जाएगा आरआरए 1970s-80s में आया था। आरआरए के बाद कैपेबिलिटी अप्रोच आना चाहिए, बिकॉज अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है 1980s में आया था, ठीक है। ये अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच का। ओके, और अमर्त्य सेन को आपको पता होना चाहिए कि उनको भारत रत्न और नोबेल प्राइज़ दोनों मिला है। उसके बाद देखिए पीआरए आना चाहिए, पार्टिसिपेटरी रूरल रिप्रेजेंट, ठीक, 1990s में आता है। और सबसे रिसेंट क्या है, पीएलए है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ये रिसर्च है, प्रेजेंट नहीं है। ओके, और रूरल अर्बन दोनों जगह यूज़ करा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए CBAD। ओके, C देन B देन A एंड D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इन विच मेलिनोव्स्की ऑथर दीज बुक्स, ठीक है। इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन्हें भी। तो सबसे पहले देखिए कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक किस ईयर में आई थी, 1935 में आई थी। देन आर्गेनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, सब बच्चों को पता मुझे, 1922 में आई थी। देन मैजिक साइंस एंड रिलीजन, ये बुक कब आई थी, 1948 में आई थी। और क्राइम कस्टम इन सिविल सोसाइटी 1926 में आई थी। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी के बाद डी के बाद ए एंड सी, तो BDAC नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए आपसे पूछ रहा है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलनेस रिप्रेजेंटेशन इज, जो इलनेस के डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हो जाएगा कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड मीनिंग सेंटर ट्रेडिशन। उसके बाद देखिए फोक बिलीव आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्रिटिकल अप्रोच आएगा, क्रिटिकल के बाद कॉग्निटिव आएगा, ठीक। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पहले फोक बिलीव आना चाहिए कि पहले कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड, लेकिन अगर आप देखो तो क्रिटिकल अप्रोच पहले आता है, उसके बाद कॉग्निटिव आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें बी के बाद डी आ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 देखिए 67 में आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग सुपर फैमिली ऑफ ऑर्डर प्राइमेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर टैक्सॉन में हमें अरेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा। सिबॉइडिया है, टॉसॉइडिया है, लॉरिसॉइडिया है, लिबरॉइडिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। सबसे हाईएस्ट टू लोएस्ट हमें जाना है, तो सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन है सिबॉइडिया के बाद टार्सियस आते हैं, मतलब बी आएगा, फिर लॉरिस एंड देन लीमर। तो यहाँ पर ABCD इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए 68 में आपसे पूछ रहा है अरेंज क्रोनोलॉजिकली द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमैटो टाइपिंग टेक्निक फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ओके, तो अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जहाँ पर मैंने आपको हीथ एंड कार्टर मेथड पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको जितने भी मेथड्स हैं उनका सीक्वेंस बताया था कि पहले वियोला का मेथड आया था, वियोला के बाद क्रचमर का आया था, क्रचमर के बाद शेल्डन का आया था, शेल्डन के बाद पार्नेल का आया था, पार्नेल के बाद हीथ का आया था, और हीथ के बाद हीथ एंड कार्टर का आया था। और आपसे यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा क्या हो जाएगा, शेल्डन मतलब ऑप्शन नंबर बी, देन ए, देन सी एंड डी। तो BACD मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक इन सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर में आपको अरेंज करना। अगेन मेरा एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर जितने लैंडमार्क्स दिए मैंने सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा प्लीज़ जाकर आप वीडियो चेक करिए और देखिए। यहाँ पर देखिए एलेर है, ग्लैबला है, ट्रैकियन, स्टेमियन है। हमें सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर मतलब हेड टू टो जाना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले ट्रैकियन आ जाएगा, ठीक, आपके एकदम हेड का पॉइंट। उसके बाद आपका ग्लैबला आ जाएगा जहाँ बिंदी लगाई जाती है। उसके बाद एलेर आ जाएगा आपके नोज का पॉइंट, और उसके बाद स्टेमियन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CBAD मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए आपसे पूछ रहा है अरेंज द डिस्कवरी ऑफ फॉलोइंग फॉसिल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको अरेंज करना है। ज़िज़ैंथ्रोपस, देखिए ज़िज़ैंथ्रोपस की डिस्कवरी हुई थी इन द ईयर 1959 में। फिर ट्वांग बेबी सबको पता होना चाहिए इन द ईयर 1924 में रेमंड डर्ट ने। टुर्काना बॉय इन द ईयर 1984 में। और लास्ट में लूसी, ठीक है, इन द ईयर 1974 में जॉनसन ने। तो यहाँ पर आपको अर्लीस्ट टू लेटेस्ट अरेंज करना है। इट मीन सबसे पहले आ जाएगा आपका बी, देन ए, देन डी एंड देन सी, BADC। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख 71 में देखिए आपसे पूछ रहा है अरेंज द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग ट्राई रेडियाई ऑन द पाम
फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल इन। ओके, देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा था, वहाँ पर मैंने ट्राई रेडियाई आपसे डिस्कस करी थी और मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेनल रीजन क्या होता है, थेनल रीजन क्या होता है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। देखिए अगर ये हमारा पाम है तो हमारे पाम में देखिए मेन ऊपर यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट ट्राई रेडियाइज होती हैं, ए बी सी और डी, ठीक। और यहाँ पर एक ट्राई रेडियाई होती है रिस्ट के पास जिसको बोलते हैं टी से, ठीक। इसके बाद टी डैश होती है, फिर टी डबल डैश होती है, ठीक। तो आपको यही प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आपको अरेंज करने को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा टी आ जाएगा, फिर टी डैश, फिर टी डबल डैश और उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक। तो ये तो जिसको पता होगा उसने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया होगा। अगर आप ए टी डी एंगल निकालना जानते होंगे, ए टी डी एंगल निकाला जाता है, ठीक है, तो ए टी और ये डी, ये जो एंगल होता है इसको भी हम लोग अपने पाम पे मेजर करते हैं, तब भी आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि ए सबसे ऊपर सबसे डिजिटल एंड पे ए होगा, प्रॉक्सिमल एंड पे पी होगा और फिर टी डैश और टी डबल डैश आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा टी मतलब बी, फिर सी, फिर ए, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 72 में आपसे पूछ रहा है अरेंज क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन मेड बाय फॉलोइंग स्कॉलर्स। ओके, अब देखिए इनमें से जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन की बात मैंने करी है आपको, BS गुहा, SS सरकार, तो वहाँ पर मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया है। यहाँ पर एक नाम नया है उसके बारे में चलिए पहले पढ़ लेते हैं, वो है कैरोलस लीनियस। देखिए कैरोलस लीनियस जो है इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की, या फिर इसी को बोलते हैं बाइनरी नॉमेनक्लेचर, कि हर इंडिविजुअल के 2 नाम होते हैं, एक जीनियस और दूसरा स्पीसीज का नाम होता है। ओके, सो ये कब इन्होंने किया था 1751 में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले यही देते हैं। इसके बाद देखिए आते हैं ब्लूमेनबैक इन द ईयर 1795 में, ठीक है, अपना रेशियो क्लासिफिकेशन देते हैं। इसके बाद आते हैं डेनिकर इन द ईयर 1889 में, और सबसे लास्ट में इसमें आएंगे वॉन किस ईयर में आते हैं, इन द ईयर 1934 में। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ADCB मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिसमॉइड बोन। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की बोन पाई जाती है, जैसे लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, वैसे होती है सिसमॉइड बोन, ठीक है। सिसमॉइड बोन कैसी होती है, पी शेप्ड होती है, टेंडन्स के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बोन है सिसमॉइड बोन वो है पटेला, ठीक है। पटेला आपकी जो नी की बोन होती है वो क्या है, सिसमॉइड बोन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेपरेट टेम्पोरल लोब फ्रॉम फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, ठीक। देखिए जब हम लोग आपसे बात करते हैं स्कल में बोन की जब मैं बात करती हूँ, स्कल बोन की बात करती हूँ, तो वहाँ मैं फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन की बात करती हूँ। यही सेम चीज़ जब हम लोग ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहाँ पर लोब हो जाता है, ठीक। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और ये सारे लोब जैसे यहाँ पर सूचर्स पाए जाते हैं वैसे ये सारे लोब भी अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक, अलग होते हैं, ठीक। और इनका फंक्शन भी अलग होता है। जैसे अगर मैं फ्रंटल लोब की बात करूँ तो फ्रंटल लोब का काम क्या है हमारे ब्रेन में, कि ये हमारी मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक। ऐसे ही अगर पैराइटल लोब की बात करूँ तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज और टच से, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब आपके साइड से है, ठीक, देखने से, ठीक है, कि आई वगैरह यहाँ से नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं। टेम्पोरल लोब जो है ये आपके ईयर से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप देखो अगर ईयर टेम्पेना के पास होता है, ठीक, तो ये किससे होता है, आपके हियरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो ब्रेन के लोब पाए जाते हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो टेम्पोरल लोब होता है, ठीक, आप वही पोजीशन समझिए जो आप टेम्पोरल बोन की समझते हैं, वो कैसे फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब से किस स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सिल्वियन फिशर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेटरल सर्कल्स, ठीक। तो अगर यहाँ पर लेटरल सर्कल्स लिखा होता है या फिर ये सिल्वियन फिशर, यही क्या करता है, टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है फ्रंटल और पैराइटल लोब से। और यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल सर्कस है ये फ्रंटल और पैराइटल लोब को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है ये लेटरल सर्कस है। ये सेंट्रल सर्कस किसको सेपरेट करता है, फ्रंटल और पैराइटल लोब को, और जो लेटरल सर्कस है किसको सेपरेट करता है, टेम्पोरल को फ्रंटल और पैराइटल से। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिल्वियन फिशर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए आपसे पूछ रहा है द एटलस ऑफ स्केलेटल मैच्योरेशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। स्केलेटल मैच्योरेशन का स्कल किसने प्रिपेयर किया है, तो किसने प्रिपेयर किया है, ग्रूलिच एंड पाइल ने, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए 76 में आपसे पूछ रहा है HLA कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन ह्यूमन ल्यूकोसाइट कॉम्प्लेक्स, या फिर यहीं पर होता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों के लिए, ठीक है।
किस क्रोमोसोम पे लोकेट होता है, तो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है। शॉर्ट आर्म के लिए और वर्ड क्या यूज़ करते हैं, पी आर्म। लॉन्ग आर्म के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्यू आर्म, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर पी आर्म या क्यू आर्म लिखा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, पी फॉर शॉर्ट, क्यू फॉर लॉन्ग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए आपसे पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस, ओके। नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ है, एथनोसाइकोलॉजी है, कल्चरल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी, मुझे समझ नहीं आता ये लोग ऐसे क्वेश्चन डालते क्यों हैं जहाँ पर एग्जैक्ट डेट पता ही नहीं है क्रोनोलॉजी में सेट करने की। मतलब आप पढ़ोगे तो आपको 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, यही सब जगह यही लिखा मिलेगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो डालना ही नहीं चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे 2 ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन थी, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए BADC। क्यों होना चाहिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एथनोसाइकोलॉजी क्यों कह रही हूँ कि एथनोसाइकोलॉजी सबसे पुराना है, सबसे पहले आया है, बिकॉज अगर हम देखें तो एथनोसाइकोलॉजी टर्म सबसे पहले कौन कॉइन करता है, एंड हे मैन, ओके। और इनका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो इनका टाइम पीरियड 1820 से 1900 के बीच में आता है, ओके। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले एथनोसाइकोलॉजी आती है। उसके बाद अगर बात करिए तो यहाँ पर है नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़, ठीक। आप लोग में से कई लोग कह सकते हो मैम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर समझाती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि बी के बाद ए आना चाहिए, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ आनी चाहिए। आपको पता है नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ हो रही थी। जैसे हम बुक पढ़ते हैं रुथ बेनेडिक्ट की क्राइजेंथेमम एंड द सॉर्ड 1946 में, ठीक। तो इस टाइम नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ चल रही थी, ठीक। लेकिन हम नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ को पढ़ते कहाँ पर हैं, हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। और ये साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसको पहले क्या बोलते थे, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल बोलते थे, और कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल के ही अंदर हम लोग नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ और कल्चर साइकोलॉजी की बात करते हैं, ओके। सब फील्ड है, ठीक है इसकी। तो लेकिन ये जो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल है इसका नाम जो है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 1961 में हसू प्रपोज करते हैं। हसू कहते हैं कि हमें ये जो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल है ये नाम चेंज करके इसको साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहना चाहिए। तो अगर मैं केवल साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस करती हूँ तब तो मैं नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ को पहले रखूँगी, क्योंकि ये जो टर्म है ये पहले किस में हम लोग पढ़ते थे, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ए को इधर रख रही हूँ, फिर मैं डी को, और इसके बाद फिर कल्चरल साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। तो 78 देखिए, 78 में आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ फॉलोइंग अप्रोचेस इन मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो अलग अलग थियोरेटिकल अप्रोच है हमको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक। सो देखिए सबसे लेटेस्ट जो थियोरेटिकल अप्रोच है वो है कॉग्निटिव है, ठीक है। उसके पहले क्या आता है, उसके पहले आता है क्रिटिकल। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करा था, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो सबसे जो लेटेस्ट हो जाएगा वो कौन सा है, क्रिटिकल मेडिकल अप्रोच हो जाएगा। मतलब ए जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ए सबसे लास्ट के और ऑप्शन नंबर 4 में है लेटेस्ट अप्रोच है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको करेक्ट सिक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाना चाहिए आपका एवोल्यूशनरी एंड एडाप्टेशनल अप्रोच आया, उसके बाद आपका मेडिकल इकोलॉजिकल अप्रोच आएगा, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेटरी एंड लास्ट में आपका क्या आएगा, क्रिटिकल मेडिकल अप्रोच आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 79 में आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन, ठीक। क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है, स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक है और मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है। देखिए ये जितने भी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये अलग अलग 5 ईयर प्लान में आए हैं, ओके। जैसे अगर सबसे पहले बात करें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये कब आए हैं, इन द ईयर 1952 में आया है ना, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया है, ठीक। एक बार और ये देखिए ये एक PYQ है, ओके। PYQ है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया और अलग अलग तरीके से पूछा गया। जैसे यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जा रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन आया था पहले जिसमें आपको 5 ईयर प्लान दिया गया था और ये दिया गया था और आपको मैच करना था कि कौन किस 5 ईयर प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान में आया है, ओके। सो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1952 में आया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब था, 1951 से 1956, ओके। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक, ओके। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये आता है, कब से कब, 56 से 61 के बीच में, ओके। देन इसके बाद आता है
ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक आता है थर्ड 5 ईयर प्लान में, ओके, इन द ईयर 1961 to 66 के बीच में, ओके। देखिए ये जो स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल ब्लॉक था, इसी को वेरिएड एल्विन जब चेयरमैन बनते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे, तो इसी को रिन्यू और रीनेम्ड करके ये कर देते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक, ओके। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच ये कब आया है? ये आया है 6th 5 ईयर प्लान में 80 से 85 के बीच में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका ए आएगा, ए के बाद सी, देन बी एंड डी। तो ए सी बी डी अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 ही है ऐसा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इकोलॉजिकल अप्रोचेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ नीच। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ नीच की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ ग्रिनिल ने इन द ईयर 1917 में, ओके। देन कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच, ये सबको आना चाहिए, जूलियन स्टीवर्ट का है, किस ईयर में आया था? 1955 में आया था, ठीक है। देन डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया है आर्नेस्ट नीस ने इन द ईयर 1973 में। एंड देन लास्ट इकोसिस्टम, आप लोग ने फर्स्ट पेपर में इसको पढ़ा होगा तो आप सही कर लिए होंगे इसको तो आप एजी टेंसले ने दिया है टर्म इकोसिस्टम, टेंसले इन द ईयर 1935, ओके। सो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ नीच। देन ऑप्शन नंबर डी इकोसिस्टम 1935, देन 55 दैट इज़ कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच, एंड लास्ट डीप इकोलॉजी इन द ईयर 1973, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए डी बी सी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 में देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पो ऑफ ग्रोथ वॉज प्रोवाइडेड बाय फ्रांस बोस। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पो ऑफ ग्रोथ वॉज प्रोवाइडेड बाय J.M. टेनर। Tempo of growth signifies the difference between early and late maturing individual. Tempo of growth signifies the velocity growth curve of an individual. So देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। दैट इज़ ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पो ऑफ ग्रोथ है इसको दिया है किसने है? फ्रांस बोस ने दिया है। और ये टेम्पो ऑफ ग्रोथ है क्या एज पर फ्रांस बोस? डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेट मैच्योरिंग इंडिविजुअल्स के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 में आपसे पूछ रहा है अपार्ट फ्रॉम सेक्स ऑर्गन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक डिफर बिटवीन द सेक्सेस ऑफ प्राइमेट्स, दीज आर इन टर्म्स ऑफ। देखिए आपसे बेसिकली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्राइमेट्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 दैट इज बॉडी वेट, मसल डेवलपमेंट एंड बॉडी साइज, ये डिफर करता है मेल और फीमेल प्राइमेट में। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी दैट इज कोट कलरेशन एंड स्किन मार्किंग, ये भी अंतर होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में एक जगह ए और डी के साथ एक ऑप्शन में सी भी है, तो सी ऑप्शन देखिए टेल लेंथ जो है वो प्राइमेट्स में सेक्सुअली डायमॉर्फिक नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और डी। देखिए 86 में आपसे पूछ रहा है फैट पेटेंडिंग डज नॉट रिफर्स टू। पहला क्या है? एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबक्यूटनस फैट ऑन एब्डोमेन, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबक्यूटनस फैट ऑन लिम्स, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ऑन एब्डोमेन। ये जो 3 है इनका फैट पेटेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए बी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट क्या है कि फैट पेटेंडिंग रिफर्स टू रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ऑन द बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी में फैट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको क्या बोलते हैं? फैट पेटेंडिंग। अब एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए कि फैट पेटेंडिंग जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला है एंड्रॉइड फैट पेटेंडिंग और दूसरा है गनाइड फैट पेटेंडिंग, ठीक है। एंड्रॉइड में क्या होता है? जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपर बॉडी मतलब वेस्ट के ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? फैट का जो एक्यूमुलेशन होता है वो आपके जो है एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन जो रीजन है यहाँ पर फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। और ऐसे में क्या होती है, जो इंडिविजुअल की बॉडी होती है वो एप्पल शेप्ड होती है, ठीक, एप्पल शेप्ड होती है। मैं इसकी पिक्चर डाल दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा एक बार, तो और क्लियर हो जाएगा। और गोनाइड फैट पेटेंडिंग में वेस्ट के नीचे फैट का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब रीजन है, ठीक है, बिलो आपके वेस्ट के नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, तो ऐसे में पियर शेप्ड बॉडी बनती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्डोमेन लिख दिया है, लिम्फ लिख दिया है, एब्डोमेन लिख दिया है, नहीं। तो ये तो टाइप्स की बात हो गई, ठीक। यहाँ पर आपको क्या फैट पेटेंडिंग का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट ऑन द बॉडी पे कितना फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए आपसे पूछ रहा है सोजर्नर्स टू हाई एल्टीट्यूड अंडरगो एक्लेमेटाइजेशन टू इंक्रीज
ऑक्सीजन डिलीवरी थ्रू आउट द बॉडी बाय द प्रोसेस लाइक। आपको पता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है और इस वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कम मिलती है। ठीक, तो ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी को मिलती रहे इसलिए वजह से हमारी बॉडी खुद को क्या करती है, एक्लेमेटाइज करती है। ओके, तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें सबसे पहले आपका इंक्रीज हो जाता है BMR। अभी रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि 25 to 30% BMR क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, आपकी वेंटिलेशन बढ़ जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ RBC, आपको पता है कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे ज़्यादा RBC हो, ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो और ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और कैपिलराइजेशन भी, हमारी कैपिलरीज भी बढ़ जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन का, उसमें ऐसे पूछा गया था कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है कि वैसोडाइलेशन होता है। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। नंबर 88 देखिए, 88 में आपसे पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन टूल्स वर फाउंड, किस साइट पे बोन टूल्स मिले थे। ठीक है, तिलवारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बुरजहोम किया है, सारू तारू भी किया है, लेकिन ये जो साइट है ये मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस की, नई साइट इन लोगों ने दे रखी है। देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है, इसका नाम है मुछट्ला। ठीक है, यहाँ पर L होना चाहिए, चिंतामणि है, चिंतामनु नहीं है, गावी। ठीक, ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की साइट है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक साइट है, अपर पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ से बोन टूल मिले थे। और बुरजहोम तो आप सबको पता ही है, जम्मू कश्मीर की नियोलिथिक साइट है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये जो दो साइट है, ऑप्शन नंबर B एंड C यहाँ पर करेक्ट होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटिंग कैन बी अप्लाइड ऑन बेक्ड क्ले। बेक्ड क्ले पे हम कौन सा डेटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, अगर आप अगर आप मेरी डेटिंग की क्लास देखोगे तो वहाँ पर मैंने थर्मोल्यूमिनेसेंस में लिख रखा है बाकायदा, बेक्ड क्ले ऐसे लिख रखा है, तो जिसने भी देखा होगा वो जरूर ये क्वेश्चन सही करा होगा। अगर देखिए इसमें किसी बच्चे को डाउट था कि B के साथ कौन सा ऑप्शन होगा, तो A तो होगा नहीं, पोटेशियम आर्गन होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा, आर्क्योमैग्नेटिज्म होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B एंड C। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो देखिए मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया में ब्लैक और रेड वियर्स के लिए फेमस है, और यहाँ से आयरन के ट्राइपॉड्स मिले थे, क्योंकि मैंने आपको जब मेगालिथिक कल्चर पढ़ाया था तो वहाँ मैंने कहा था जो इंडियन मेगालिथ था वो आयरन एज के कंटेम्परेरी था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,